हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट। कौन सी कंट्रीज इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास करती हैं, एक बार वर्ल्ड मैप पर पहले देख लेते हैं। ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का रीजन। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। दो कंट्रीज हैं, मैक्सिको और बहामास। तो इसको आपको याद ऐसे ही रखना है कि दो ही कंट्रीज हैं। मैक्सिको और बहामास नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, लगातार एम्फेसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ आप लगातार रोज़ कम से कम आधे घंटे मैप देखिए। आप अगर मैप नहीं देखेंगे, आपको कंट्रीज़ की लोकेशन नहीं याद होंगी, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, उसमें इस कॉन्टिनेंट में भी कहाँ नॉर्थ में है, साउथ में है, किस लोकेशन पे है, तो आपको याद नहीं रहेगा, ट्रिक्स के साथ भी याद नहीं रहेगा। अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं, पहले ट्रिक देख लेते हैं। जैसे मेल फीमेल होता है, ऐसे ही मेल वुमन। एम फॉर मॉरिशियाना, ए फॉर अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर। ये मैप पे देख लेते हैं। ग्रीन कलर में ये मॉरिशियाना दिख रहा है, ए फॉर अल्जीरिया दिख रहा है, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्टर्न सहारा, एम फॉर माली और एन फॉर नाइजर। नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद एशियन कंट्रीज, इसके लिए ट्रिक है माई बस टू चाइना। चाइना कौन ही जाना चाहेगा, बट याद करना है तो कर लिया। माई में एम आई है, आई इज फॉर इंडिया, एम इज फॉर म्यांमार, बी बांग्लादेश, यू यूएई, एस सऊदी, टी ताइवान, ओ ओमान और चाइना। तो ये देख लीजिए, ये है आपका एशिया। इसमें कौन कौन सी हो गई, माय, म्यांमार, इंडिया, ये रहा बांग्लादेश, यूएई, सऊदी, ताइवान, ओमान एंड ये हो गया अपना चाइना। अपना नहीं, जिसका भी चाइना। तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी शॉर्ट में दी हुई है कॉन्टिनेंट वाइज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती हैं। तो अल्जीरिया पास करती है, मोरक्को पास नहीं करती। मैंने आपको 2 बार एम्फसाइज किया था, मेल वुमन, एम फॉर माली, एम फॉर मॉरिशियाना, नॉट मोरक्को। लीबिया करती है, इजिप्ट करती है। सही ऑप्शन हो गया बी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से साइट्स के बारे में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, साइट्स के सेक्रेटरिएट जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन 2, साइट्स लीगली बाइंडिंग है अपनी पार्टीज के ऊपर, अपनी स्टेट्स के ऊपर, लेकिन ये उस स्टेट की लॉ का जगह नहीं ले सकती। आपको बताना है साइट्स के बारे में इनमें से कौन से कथन सही। एक बार पहले साइट्स समझ लेते हैं। साइट्स क्या है, फुल फॉर्म, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी कि जो भी वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, फौना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, जो भी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनकी जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जिनको खतरा है अपने एक्सटिंक्शन का, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड, उस पर रोक लगाने के लिए ये कन्वेंशन बनाई गई। ये कन्वेंशन आई 1975 में। इसके सेक्रेटरीट है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्यों बनाई गई, इसका एम है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है इन वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, उसको, उससे उनका जो सर्वाइवल है वो कहीं भी किसी भी तरीके से थ्रेटन ना हो पाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं एक्सटिंक्ट ही हो जाए। इसको रोकने के लिए, इसको किसी तरीके से लॉस के थ्रू रोकने के लिए साइट्स को बनाया गया। तो अब अगर रोकना है तो हर एक वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका अलग अलग, वो अलग अलग स्टेज पे हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन की कगार पे ही है, कोई अभी अभी एक्सटिंक्शन की कगार पे नहीं है, बट अगर उसका जो रेकलेस जो उसका यूज़ है वो चलता रहा तो ज़रूर कल को आ जाएगा। तो इसी हिसाब से साइट्स में भी 3 अपेंडिक्स में डिवाइड किया गए हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को, उनके कितना थ्रेट है उनको अभी, इसके हिसाब से
तो जो अपेंडिक्स 1 है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको रखा गया है। अपेंडिक्स 2 में उन स्पीशीज़ को रखा गया है जो थ्रेटेंड तो हैं बट अभी एक्सटिंक्शन की कगार पे नहीं है, लेकिन अगर उनका जो एक्सटेंसिव यूज़ है वो नहीं रुका, जो ट्रेड है वो नहीं रुकी, तो वो कल को एक्सटिंक्ट हो भी सकती हैं। अपेंडिक्स 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको किसी पर्टिकुलर स्टेट ने जिन पे कुछ रेगुलेटरी लॉज लगा रखे हैं, बट वो चाहती हैं कि बाकी कंट्रीज भी कोऑपरेट करें ताकि इन स्पीशीज का इलीगल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो रोका जा सके। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। साइट्स के जो सेक्रेटरिएट है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सही। लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे और नेशनल लॉज की जगह नहीं ले सकती, सही। ऑप्शन कैसे हो गया? सी बोथ 1 एंड 2। माफ कीजिएगा, थोड़ी खांसी है, बेयर कर लीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन दांडी मार्च के बारे में सही है। आपके ऑप्शन है, पहला, धरासना गुजरात में जो है वहां पर दांडी मार्च को सरोजनी नायडू जी ने लीड किया था। ऑप्शन 2, के केलप्पन ने इस दांडी मार्च हुआ था उसको के केलप्पन ने तमिलनाडु में त्रिची से वेदारण्यम तक लीड किया था। और राजगोपालाचारी जी ने इस मार्च को मालाबार रीजन में कैलिकट से पयानूर तक लीड किया था। आपको बताना है दांडी मार्च के बारे में इनमें से कौन से कथन सही। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली 1। दांडी मार्च आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने लॉन्च किया था। क्यों? वो चाहते थे कि जो भी लॉज बनी हुई हैं उनको तोड़ना, तो इसमें से एक उनके निशाने पे था सॉल्ट, क्योंकि वो जानते थे कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पूरे देश को एक साथ ला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यही डिसीजन लिया कि अगर सीडीएम को मास मूवमेंट बनाना है तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ को मुद्दा बनाना पड़ेगा जिससे कि सारे लोग जुड़ पाएँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ अमीर ही जुड़ पाएँ या कुछ गरीब ही जुड़ पाएँ या फिर कोई सिर्फ और सिर्फ फोर्स के लोग ही जुड़ पाएँ या फिर सिर्फ फार्मर्स ही जुड़ पाएँ। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसी चीज़ उठाई जो सबके काम की है और जिसके बिना सबकी ज़िंदगी अधूरी, सॉल्ट। तो इसके लेके उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया और इस दांडी मार्च को धरासना में सरोजनी नायडू जी ने लीड किया। के केलप्पन ने इस दांडी मार्च को मालाबार रीजन में केरल में कैलिकट से पय्यानूर तक लीड किया और राजगोपालाचारी जी ने इसे तमिलनाडु में त्रिची से वेदारण्यम तक लीड किया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ओनली 1। राजगोपालाचारी जी तमिलनाडु और के केलप्पन केरला, उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन बाउंड्री कमीशन के बारे में सही है। बाउंड्री कमीशन बनाया गया था बाउंड्रीज को सेटल करने के लिए बिटवीन जो नई डोमिनियंस बनने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान उनके बीच। जो ये बाउंड्री कमीशन है इसके चेयरमैन सर रेडक्लिफ थे। एक बार पहले देख लेते हैं। माउंटबेटन प्लान 1947 3 जून। तो ये जो माउंटबेटन प्लान है ये बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया जब एटली प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन में। तो इन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर, हम जितना जल्दी हो सके भारत को पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और वापस लौटना चाहते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने वहाँ पर जो इंडिया में वाइस रॉय थे वेवर, उनको हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा और माउंटबेटन ने इसी ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट करने के लिए माउंटबेटन प्लान लाया 3 जून 1947 को, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पावर ट्रांसफ़र कर दें इंडियंस के हाथों। और कैसे ट्रांसफ़र होगी कि 2 डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इस इंडिया को तोड़ा जाएगा 2 सक्सेसर स्टेट्स में जो कि होंगी इंडिया और पाकिस्तान, और उनको इमीडिएट बेसिस पे डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन हम फुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही देंगे थोड़े दिनों में, मतलब उसके थोड़े बाद। एकदम से तो नहीं छोड़ सकते थे कि जाओ अब जो करना है, वो उनका वर्ल्ड लेवल पे जो उनकी प्रेस्टीज थी वो हार्म होती। तो उन्होंने कहा अभी हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। उसी के चलते लॉर्ड माउंटबेटन पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी बने थे। तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू कहा गया कि हम दो देशों में तोड़ेंगे इसे, इंडिया और पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान में अब जब 2 देशों में तोड़ेंगे एक बड़े देश को, तो ऑब्वियसली उसके लिए बाउंड्रीज डिसाइड करनी पड़ेंगी कि कहाँ तक इंडिया रहेगा, उसके बाद कहाँ से पाकिस्तान शुरू होगा। तो उसके लिए 2 बाउंड्री कमीशन बनाए गए। 2 बाउंड्री कमीशन में एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया बंगाल के रीजन को तोड़ने के लिए, जिससे हमारा बना गया ईस्ट पाकिस्तान,
और एक तोड़ बनाया गया पंजाब को तोड़ने के लिए, जिससे बनाया गया हमारा वेस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान ही आगे चल के बांग्लादेश बना 1971 में। तो और इस जो ये बाउंड्री नए कमीशन बने थे, 2 बाउंड्री कमीशन, इनको चेयरमैन कौन थे इनके? रेडक्लिफ। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वॉज सेट अप टू सेटल द बाउंड्रीज ऑफ न्यू डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सही। इट वॉज चेयर्ड बाय सर रेडक्लिफ, सही। सही ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2। ऑप्शन 5, इन एक्ट्स को सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। आपके ऑप्शंस हैं नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, शारदा एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। ये जो रिफॉर्म्स के लिए एक्ट्स आए थे, आपको इनको सही क्रम में लगाना है। एक बार देख लेते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट, नाम से पता चल रहा है जो नेटिव रह रहे हैं देश में, जो देश के लोग हैं, उनको उनकी जो मैरिज है उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेके आया गया, और उस एक्ट के द्वारा जो इंटरकास्ट मैरिज थी उनको लीगलाइज कर दिया गया। आया कब? 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में। इसमें कहा गया एज ऑफ कंसेंट, मतलब किस कंसेंट, आपकी कंसेंट मांग रहे हैं, जो लड़कियां हैं देश की उनकी कंसेंट मांग रहे हैं, और वो कंसेंट कब दे सकती हैं? कम से कम 12 साल की उम्र की होनी चाहिए, उसके बाद ही उनकी शादी की जा सकती है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ने ये कहा। शारदा एक्ट 1930, जब ये शारदा एक्ट आया 1930 में, तो इसने लड़के और लड़कियां दोनों की मिनिमम उम्र पे वो लगाया रेस्ट्रिक्शन। बॉयज मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और गर्ल्स मिनिमम 14 साल की होनी चाहिए, शारदा एक्ट के द्वारा। विडो रीमैरिज एक्ट ये कब आया? 1856 में। आपको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके पायनियर माने जाते हैं, उनके भरसक प्रयासों के चलते ही विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। नाम से पता चल रहा है इसके थ्रू विडोज जो थी उनको दोबारा शादी करने की आज़ादी दी गई। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? पहले विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ऑप्शन 4, उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट ऑप्शन 1, उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑप्शन 2, उसके बाद शारदा एक्ट 4123, सी 4123। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि जब भी कोई बिल जॉइंट सिटिंग के लिए रेफर किया जाता है, जॉइंट सिटिंग मतलब जिसमें दोनों सदन बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको कितना बहुमत चाहिए होता है कि वो पास हो जाए? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन बी, 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन सी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस, या फिर ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस। आपको बताना है जॉइंट सिटिंग में बिल को पास होने के लिए कितनी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन कौन सा सही है? ए, सिंपल मेजॉरिटी। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जॉइंट सिटिंग के बारे में। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में दी हुई है। जॉइंट सिटिंग कहती है कि आपको पता है पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो ऑर्डिनरी बिल है इसको लाने की आज़ादी दोनों सदनों को इक्वल है एकदम। तो लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी ऐसा बिल लेके आया गया और दूसरे सदन में भेजा गया, अब दूसरा सदन अगर 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई ना करे, या फिर दूसरा सदन कह दे कि हमें इसमें ये ऑब्जेक्शन है, और ये ऑब्जेक्शन जो पहला सदन था जिसने उसे पास किया था वो मानने को तैयार ना हो, तो ऐसे कंडीशन में एक डेडलॉक बन जाएगी, और उसको बिल पास कराने के लिए प्रेसिडेंट को ये आज़ादी है कि प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग कॉल कर ले दोनों सदनों की। तो प्रेसिडेंट 108 आर्टिकल 108 में ये कहता है कि प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। और ऐसे जॉइंट सिटिंग में कोरम कितना चाहिए हमें? 1/10 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, 1/10 ऑफ द मेंबर्स टोटल जितने हैं दोनों सदनों को मिला के, इतने लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए इस जॉइंट सिटिंग की कार्यवाही को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन कैसे हो गया? ऑप्शन ए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जॉइंट सिटिंग में एक बिल को पास होने के लिए। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, ऐसी जो जॉइंट सिटिंग होगी, इस जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट, इसके चेयर कौन करेगा? इसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और अगर ये स्पीकर ना हुआ तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर ये भी ना हुआ तो जो डिप्टी चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा ये इसको चेयर करेगा। क्यों? आप कहोगे कि मैम स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर फिर डिप्टी चेयरमैन, क्यों? चेयरमैन कहाँ गया? चेयरमैन आपको पता है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। इन शॉर्ट वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। तो जब किसी सदन का मेंबर ही नहीं है तो वो ऐसी मीटिंग को चेयर कैसे कर सकता है जिसमें दोनों सदन को बुलाया गया? तो
आपको याद रखना है ये कि स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर नहीं तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का ऐसी ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग को चेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है, पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सेंटर में है, इट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ऑप्शन 2, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो अपना ऑफिस में तब तक रहेंगे, कब तक, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक। ऑप्शन 3, प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि जो भी प्रपोजल है नई लॉ बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करें। एक बार समझ लेते हैं पहले। आर्टिकल 75 तीन चीजें बोलता है। क्या क्या? पहली, प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेगा और पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि उसे अपनी काउंसिल में और कौन से लोग चाहिए, उनको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देगा, पहला। दूसरी चीज क्या कहता है कि ये जो मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अपने ऑफिस में कब तक रहेंगे, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक। तीसरी चीज कही गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट क्या हो गया, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो ये, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारे डिसीजन जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहती है करती है वो प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करें। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सेंटर में, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, नहीं, टू द लोकसभा। यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सही, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ही रहते हैं, आर्टिकल 75 कहता है। और प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, सही, आर्टिकल 78 कहता है। सही ऑप्शन होंगे बी, 2 and 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। आपको बताना है वो किस धातु से बने हुए थे। आपके ऑप्शन है ए सिल्वर, बी कॉपर, सी गोल्ड या फिर डी लेड। सही ऑप्शन है ए सिल्वर। शशगनी कॉइन्स सिल्वर से बने हुए थे जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है इनमें से किस रूलर ने गुप्ता डायनेस्टी को मनाया था, स्टैब्लिश किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए रामगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी घटोत्कच। गुप्ता डायनेस्टी को इनमें से किसने स्थापित किया था? सही ऑप्शन है बी, श्रीगुप्त ने गुप्ता डायनेस्टी को स्थापित किया था। क्वेश्चन 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपको बताना है अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में रहते थे। आपके ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहरवन, देवराय 1 या फिर देवराय 2। आपको बताना है अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में रहते थे। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। इनके कोर्ट में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज इनके कोर्ट में रहते थे। चलिए इसी के साथ आपके आज के 10 क्वेश्चंस खत्म हुए। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, इनसे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सेशंस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपको, ये है प्रियांशु दुबे के नाम से ये जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एनी फर्दर अपडेट्स अबाउट दिस सेशंस। चलिए, थैंक यू।